पिछले एपिसोड में हमने सुना पैगाम रसानी का इंतज़ाम ऐसा तेज़ रखा गया था कि सिंध के अंदरूनी इलाकों में से भेजा हुआ पैगाम सिर्फ एक हफ्ते में बसरा पहुंच जाता था और उसी रफ्तार से बसरा का पैगाम हर उस जगह पहुंचा दिया जाता था जहां उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम होता था। इस तरह उसकी जंगी हिदायत बिल्कुल सही होती थी और बर वक्त पहुंचती थी। अब आगे एपिसोड नंबर 37। मोहम्मद बिन कासिम अभी सेवस्तान में था। शहर के इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। पेशकदमी की तैयारियां थीं। किले में उसकी फौज की गहमा गहमी थी। शहर की रौनकें फिर से जिंदा हो गई थीं। घर घर में सुकून और इत्मीनान था। वो खौफ व हिरास जो मुसलमानों के किले में दाखिल होते ही लोगों पर तारी हो गया था, वो ख़त्म हो चुका था। मुसलमान फौजियों ने हुस्न सलूक से लोगों को ये तासुर दिया था कि वो मफ्तूह ज़रूर हैं लेकिन गुलाम नहीं। सूरज लबे बाम था। किले के दरवाजे बंद होने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी था। बाहर खेतों में कामकाज करने वाले लोग अंदर आ गए थे और जब दरवाजे बंद होने का वक्त आया तो दो आदमी किले के बड़े दरवाजे पर आ रुके। उनके साथ दो ऊँटनियाँ थीं, एक पर एक औरत और दूसरी ऊँटनी पर दो औरतें सवार थीं। दोनों आदमी पैदल थे। औरतों के घूंघट लटके हुए थे। दोनों आदमियों के चेहरे कद से अटे हुए और कपड़े भी गर्द आलूद थे। पता चलता था कि बहुत दूर से आए हैं। कौन हो तुम लोग? दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज से आवाज आई। कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? बड़ी दूर से आए हैं, एक आदमी ने मुंह ऊपर करके जवाब दिया। हम पनाह ढूंढ रहे हैं, अंदर आओ और ड्योढ़ी में रुक जाओ। ऊपर से आवाज आई, जल्दी करो, दरवाजा बंद हो रहा है। दोनों आदमी ऊँटों को साथ लेकर अंदर चले गए। पहरेदारों के कमांदार ने उनसे पूछा कि वो कहाँ से और क्यों आ रहे हैं। उन्होंने किसी गुमनाम सी जगह का नाम लेकर बताया कि वहाँ उनका जीना हराम हो गया है। उनकी अपनी फौज उन्हें तंग करती है। हम गरीब लोग हैं। उनमें से बड़ी उम्र के आदमी ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं जो हम दे दिलाकर सुकून की जिंदगी बसर करें। ये दो बहनें हैं जो हमारी बदकिस्मती से जवान हैं और खूबसूरत भी हैं। हम उन्हें फौजियों से बचाते फिर रहे हैं। यही हमारी दौलत है और यही हमारी इज्जत है। तुम्हें किसी मुसलमान ने तो परेशान नहीं किया? नहीं, उसने जवाब दिया। मुसलमान आ जाते तो फिर कोई ख़तरा ही न रहता। हम ये सुनकर आए हैं कि मुसलमान हर किसी की इज्जत की हिफाजत करते हैं और किसी के माल अमवाल पर हाथ नहीं डालते। आप हम दोनों को किले से निकाल दें, उन दोनों लड़कियों और उनकी माँ को अपनी पनाह में ले लें। हम तो बहुत दिनों से रेगिस्तान में भटकते फिर रहे हैं। बेशुमार रातें आसमान तले गुजारी हैं और दिन धूप में झुलसते गुजरते रहते हैं। उन्होंने अपनी विपदा ऐसे अंदाज से सुनाई कि मुसलमान पहरेदारों के दिल पसीज गए। उनके कमांदार ने उन्हें कहा कि वो अंदर चले जाएं और पूछ लें कि सराय कहाँ है। वहाँ जाकर रहें, रहने को जगह मिलेगी, खाने पीने को इंतज़ाम भी है। खाने पीने का इंतज़ाम भी है। तुम्हारा मजहब क्या है? हम बुद्ध हैं, उन्होंने जवाब दिया। सराय में डेरा डालो, कमांदार ने कहा। फिर अपनी इबादतगाह में जाकर अपने शिमनी बुद्धों का मजहबी पेशवा से मिलना। सराय में डेरा डालो, कमांदार ने कहा। फिर अपनी इबादतगाह में जाकर अपने शिमनी से मिलना। वो तुम्हारे मुस्तकिल ठिकाने का इंतज़ाम कर देगा। शहर में कई मकान खाली पड़े हैं। ये उन हिंदुओं के मकान हैं जो यहाँ से भाग गए हैं। मुसाफिरों ने झुककर शुक्रिया अदा किया और अंदर चले गए। उस वक्त किले की दीवार पर एक सिपाही मगरिब की अजान दे रहा था। उसकी आवाज़ सुरीली तो थी लेकिन उस आवाज़ में कुछ ऐसा तासुर भी था कि ये मुसाफिर रुककर उसे देखने लगे। उन्होंने पहली बार अजान सुनी थी। उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमानों की फौज मैदान में इकट्ठी हो रही थी और सिपाही सफ़ें बांध रहे थे। ये मुसाफिर वहाँ से
دور ہٹ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ مسلمان کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب اذان ہو رہی تھی تو اتنی زیادہ فوج میں سے کوئی ذرا سی آواز بھی نہیں اٹھتی تھی۔ جو ہی اذان ختم ہوئی فوجیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ صفیں سیدھی کر رہے تھے، پھر صفیں سیدھی ہو گئیں اور ایک آدمی ان کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کا منہ بھی اسی طرف تھا جس طرف ہر کسی کا منہ تھا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو متعدد مورخوں نے لکھا ہے اور تاریخ معصومی میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان فوج مغرب کی نماز با جماعت پڑھ رہی تھی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق محمد بن قاسم امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی آواز میں بھی ایک خاص قسم کا سوز تھا اور یہ آواز بڑی جاندار تھی۔ اس نے جب قرات کی تو یہ مسافر اور زیادہ متاثر ہوئے اور مسلمانوں کی اس جماعت کو رکوع و سجود کرتے انہماک سے دیکھتے رہے۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ اپنی بپتا اور سفر کی صعوبتوں کو بھول گئے ہوں۔ انہوں نے اونٹنیوں کو وہیں بٹھا دیا تھا اور عورتیں اتر آئی تھیں۔ دونوں لڑکیاں محمد بن قاسم کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ تو بچہ سا ہے، بوڑھی عورت نے کہا، اور دیکھو کتنا پیارا ہے۔ دونوں لڑکیاں دور سے محمد بن قاسم کو اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے ان کی نظریں اس نوجوان سالار کے وجود کے ساتھ چپک گئی ہوں۔ نماز ہو چکی تھی، فوج وہاں سے جانے لگی۔ محمد بن قاسم وہیں کھڑا تھا۔ بعض سپاہی عقیدت مندی سے اس سے ہاتھ ملاتے اور وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح ہجوم کم ہوتے ہوتے اتنا سا رہ گیا کہ محمد بن قاسم تھا، 2-3 سالار تھے اور شعبان سقفی کے علاوہ 3-4 محافظ تھے۔ دونوں مسافر آگے بڑھے۔ آگے انہیں نیرون کا ایک نو مسلم مل گیا جس سے انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں نے یہ کیا کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے عبادت کی ہے۔ اور یہ کون ہے جو سب سے آگے کھڑا تھا؟ یہ ہمارا سپاہ سالار ہے۔ مسلمان نے جواب دیا، جس طرح تم اپنی فوج کے سالار کو فوج کا حاکم کہتے ہو، عبادت کے وقت یہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ کیا ہم اسے مل سکتے ہیں؟ ایک مسافر نے پوچھا اور کہا، ہم بڑی دور سے آپ کے سالار کی اور آپ سب کی تعریف سن کر آئے ہیں، آگے چلے جاؤ۔ مسلمان فوجی نے کہا، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سالار سے مل سکو گے یا نہیں۔ وہ اس طرف چل پڑے جہاں محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ دونوں لڑکیاں اور ان کی ماں بھی ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے انہیں دیکھا تو آہستہ آہستہ ان کی طرف چل پڑا۔ دونوں مسافر اس تک پہنچے، گھٹنے زمین پر ٹیک کر انہوں نے ہاتھ جوڑے اور اتنا جھک گئے جیسے سجدے میں جا رہے ہوں۔ دونوں لڑکیوں نے محمد بن قاسم کے قریب جا کر اور ان آدمیوں کی طرح 2 زانو ہو کر محمد بن قاسم کی عبا پکڑی اور اسے چوما۔ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے اپنے ترجمان سے کہا۔ ترجمان نے ان سے ان کی زبان میں پوچھا تو ان مسافروں نے وہی کہانی سنائی جو انہوں نے قلعے کے دروازے پر پہرے داروں کے کماندار کو سنائی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے گھونگھٹ اٹھائے تو سب نے دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھیں۔ انہوں نے ترجمان کی طرف دیکھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنے راجا سے کہو کہ ہمیں اپنے محل میں نوکری دے دے۔ لڑکیوں نے التجا کی، ہم یہیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ چونکہ محمد بن قاسم وہاں موجود تھا اس لیے کوئی اور آدمی اس کی نمائندگی میں جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ترجمان نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ لڑکیاں کیا درخواست کر رہی ہیں۔ ان لڑکیوں نے جو الفاظ کہے تھے ترجمان نے وہی عربی زبان میں دہرائے۔ محمد بن قاسم نے شعبان سقفی کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ شہنشاہیت دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے شعبان سقفی سے کہا، یہ غریب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بادشاہوں کو خدا نے بادشاہوں کے روپ میں ہی زمین پر اتارا ہے۔ ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ ساری دنیا کا شہنشاہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ مجھے بھی بادشاہ اور راجہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے ترجمان کی معرفت لڑکیوں سے کہا، ہم میں کوئی راجہ نہیں اور کوئی رعایا نہیں اور ہمارا کوئی محل بھی نہیں۔
हम किसी औरत को मुलाजिम नहीं रखा करते। हमारी जिंदगी मैदान जंग में गुजर जाती है। तुम अपने आदमियों के साथ सराय में चली जाओ, यहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी और तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। एक लड़की ने कहा, हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ लौंडियां बनकर रहना चाहती हैं। क्यों? मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारा राजा या देवता तो नहीं, आप हमारे देवताओं से ज्यादा ऊंचे और आला हैं। लड़की ने कहा, हमारे अपने मजहब के लोगों की नीयत हम पर खराब रहती है। हमारे पंडित जो देवताओं के एलची बने हुए हैं, हमारी इज्जत के साथ खेलने से बाज नहीं आते। आप देख रहे हैं कि हम अपनी इज्जत बचाने की खातिर आपके पास आ गई हैं। हमें बताया गया था कि मुसलमानों के साए में औरतों की इज्जत व आबरू महफूज रहती है। मोहम्मद बिन कासिम उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि वो किसी औरत को या कम अज कम उन जैसी खूबसूरत लड़कियों को अपने यहाँ मुलाजिम नहीं रखेगा, लेकिन दोनों लड़कियां जिद करती रहीं कि वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ रहना चाहती हैं। वो कहती थीं कि मोहम्मद बिन कासिम देवता है और वो उसकी पूजा करना चाहती हैं। लड़कियां बार बार कभी मोहम्मद बिन कासिम का हाथ पकड़कर चूमती और कभी उसकी अबा का दामन पकड़कर अपनी आंखों से लगा लेती। उनके साथ जो आदमी थे वो भी उनके साथ शामिल हो गए और कहने लगे कि मोहम्मद बिन कासिम इन लड़कियों को अपने पास रख ले। शोबे जासूसी का सरबराह शाबान सख्ती अलग खड़ा बड़ी गौर से उन लड़कियों को, उनके साथ के आदमियों को और बूढ़ी औरत को देख रहा था। इन सबके लिबास उस इलाके के गरीब किसानों जैसे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान सख्ती की तरफ देखा। शाबान सख्ती आगे बढ़ा। मेरे साथ आओ। उसने दोनों लड़कियों के कंधों पर अपने हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें मुलाजिम रखूंगा। लड़कियों ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर लड़कियों ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर सर से इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि वो उसके साथ चली जाएं। शाबान सख्ती ने बूढ़ी औरत और दोनों आदमियों से कहा कि वो अभी उसके साथ चलें। इस तरह शाबान सख्ती ने बूढ़ी औरत और दोनों आदमियों से कहा कि वो भी उसके साथ चलें। इस तरह वो उन सबको अपने साथ ले गया। शाम गहरी हो चुकी थी। जगह जगह मशालें जल उठी थीं। शाबान सख्ती उन्हें एक कमरे में ले गया, लड़कियों को अपने साथ रखा और बाकी जो उनके साथ थे उन्हें बाहर बिठा दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में 2-3 दिए जल रहे थे। उसने दोनों लड़कियों की ओढ़नियां उतार दी और उनके बालों को बड़ी गौर से देखा। फिर दोनों के हाथ अपने हाथों में लेकर उनकी उंगलियां देखी, बाजू नंगे करके देखे, फिर उनके जूते उतरवाए और पांव देखे। तुमने ठीक सुना है कि मुसलमान औरतों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। शाबान सख्ती ने उन्हें कहा, यहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। हम तुम जैसी औरतों को सिर्फ कत्ल किया करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम कत्ल करते हैं वो बड़ा ही भयानक है। अगर तुम सच बोलोगी तो ऐसी अजियतनाक मौत से बच जाओगी और हो सकता है कि जिस तरह तुम आई हो उसी तरह हम तुम्हें इज्जत से रुखसत कर दें। दोनों लड़कियों ने तड़प तड़प कर पूछना शुरू कर दिया कि उन्हें किस गुनाह में कत्ल किया जाएगा। उनका एहतिजाज का तरीका कुछ ऐसा था कि वो शाबान सख्ती के साथ लिपट जाती थी। उनका ये अंदाज खासा इश्तियाल अंगेज था। शाबान सख्ती जैसा सुराग रसां और जहां दीदा आदमी ही समझ सकता था इस अंदाज में मजलूमियत और बेगुनाही न होने के बराबर थी। उसने उनके बाल, हाथ, पांव और बाजू नंगे करके देखे थे। ये हाथ और पांव और ये बाल किसान औरतों के नहीं थे और जिस बेतकल्लुफी से उन लड़कियों ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ बातें की थी
वो भी पसमानदा और जाहिल किसानों की बेटियों वाला नहीं था। वो लोग अहमक हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है, शाबान सख्ती ने हंसते हुए कहा। उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम किसी गरीब और मेहनत व मुशक्कत करने वाले किसान की बेटियां लगती भी हो या नहीं। खुद ही बता दो कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। क्या हमारे सालार को जहर देना है या सिर्फ जासूसी करनी है? पेशतर इसके कि दोनों लड़कियां अपने रद्द अमल का इजहार करती। शाबान सख्ती ने उन दोनों में से एक को बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया और फिर अपना बाजू उसकी पीठ पीछे करके उसे अपने साथ यूं लगा लिया जैसे वो उस लड़की के हुस्न और इतने दिलकश जिस्म का गर्विदा हो गया हो। उसने लड़की के गाल पर आहिस्ता से थप्पी दी और उसे अपने बाजू में खींच लिया। बोलो, उसने बड़े प्यार से लड़की से कहा। मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे साथ की लड़की को भी शहजादियां बनाकर यहाँ रख सकता हूँ, और यह भी मेरे हाथ में है कि तुम दोनों के हाथ बांध कर घोड़े के पीछे बांध दूं और घोड़ा सरपट दौड़ा दूं। आप कौन हैं? लड़की ने उससे पूछा। क्या आप भी सालार हैं? यहाँ सब कुछ मैं हूँ, शाबान सख्ती ने जवाब दिया। मैं जो पूछ रहा हूँ तुम उसका जवाब दो। लड़की ने शाबान सख्ती के बाजू से आज़ाद होने की कोशिश न की, बल्कि अपना एक बाजू उसकी कमर में डाल दिया और ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जैसे लड़की ने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया हो। वो दूसरी लड़की के होठों पर तबस्सुम सा आ गया। अचानक शाबान सख्ती ने उस लड़की को झटके से परे हटा दिया और दरवाज़ा खोलकर दोनों आदमियों को अंदर बुला लिया। वो समझ गया था कि ये लड़कियां तरबियत याफ्ता बेहया हैं और यकीनन जासूस हैं। क्या तुम लोगों में अक्ल की इतनी कमी है? शाबान सख्ती ने उनसे पूछा। या तुम अरब के लोगों को कम अक्ल समझते हो, या तुम इस खुश फहमी में मुब्तला हो कि हम यहाँ के लोगों के तौर तरीके, रहन सहन वगैरह को नहीं समझते। मैं हाथ और पांव देखकर बता सकता हूँ कि इस आदमी का पेशा क्या है। इतना कहकर उसने झपट्टा मारकर एक आदमी का एक हाथ पकड़ा और उस हाथ को उल्टा सीधा करके देखा। तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने कभी खेती बाड़ी नहीं की, शाबान सख्ती ने कहा। अब इतना बता दो कि फौज में तुम्हारा ओहदा क्या है। अगर आप हमें खुद अंदर न बुलाते तो हम खुद ही अंदर आने वाले थे। दूसरे आदमी ने कहा। अब अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हम सजा से बचने के लिए एतराफ़ कर रहे हैं। हम दोनों ने बाहर फैसला कर लिया था कि अंदर आकर आपको साफ बता दें कि हम बूढ़ेर के राजा काका के भेजे हुए जासूस हैं। हमें इस किले से भागे हुए विजय राय ने तैयार किया था। दूसरे आदमी ने कहा। ये दोनों लड़कियां विजय राय के अपने खानदान की हैं। क्या विजय राय यहाँ से भागकर सीसम पहुँच गया है? शाबान सख्ती ने पूछा। हाँ, उस आदमी ने जवाब दिया। उसे राजा काका ने पनाह दी है और वो दोनों आपके खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहे हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज सिविस्तान के किले में सुरंग लगाकर दाखिल हुई थी तो राजा दाहिर का भतीजा विजय राय, जो यहाँ की फौज का हाकिम था, अपने खानदान को साथ लेकर निकल भागा था। मोहम्मद बिन कासिम का इरादा ये था कि उसका ताक़ुब किया जाए। अभी अपने जासूस ये नहीं बता सकते थे कि विजय राय किस तरफ निकल गया है। मोहम्मद बिन कासिम को उस इलाके और राजा दाहिर की फौज के मुतालिक जो अहम मालूमात मिली थी उनमें एक ये भी थी कि दाहिर की फौज की ज़्यादातर कमान उसके अपने बेटों और भतीजों के हाथ में है। उनमें एक जय सेना था जो उसका अपना बेटा था और दूसरा विजय राय था जो सिविस्तान से भाग गया था। मोहम्मद बिन कासिम की ये कोशिश थी कि उन दोनों को गिरफ्तार या हलाक कर दिया जाए तो राजा ताहिर की फौज काफ़ी कमज़ोर हो सकती है, इसलिए विजय राय के ताक़ुब की सोच रहा था।